आज हम लोग पढ़ेंगे BCS 11 का फर्स्ट चैप्टर, जो कि BCA फर्स्ट सेमेस्टर का टॉपिक है। तो फर्स्ट चैप्टर है कंप्यूटर दियर ओरिजिनल एंड एप्लीकेशंस। मतलब इसमें हम लोग को पढ़ना है कि कंप्यूटर का ओरिजिन कैसे हुआ, मतलब और कंप्यूटर का मतलब किन कौन लोग बनाए हैं और उसका यूज क्या चल रहा है अभी आजकल। तो पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। कंप्यूटर वर्ड जो है वो एक वर्ड था पहले कंप्यूट, उससे ओरिजिनेट हुआ है। कंप्यूट का मतलब होता है कैलकुलेटर, मतलब जो कैलकुलेट करता है उसको कंप्यूटर बोलते हैं। तो कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन में बस ये है कि ये 3 बेसिक टास्क करता है। बेसिक टास्क करता है इनपुट, मतलब इनपुट लेता है ये, उसको प्रोसेस करता है और आउटपुट दे देता है। तो इनपुटिंग, प्रोसेसिंग एंड आउटपुटिंग, यही है इंट्रोडक्शन में। और क्या है कंप्यूटर के बारे में आजकल लोगों को पता ही है। नेक्स्ट आ जाते हैं ओरिजिन ऑफ कंप्यूटर्स में। ओरिजिन में मतलब ये है कि पहले तो इतना कंप्यूटर्स का लोगों को यूज का पता था नहीं, तो मतलब जनरली क्या है वो कैलकुलेटर का यूज पहले हुआ था। मतलब जैसे कैलकुलेटर का डिस्कवरी पहले हुआ था, क्योंकि लोगों को ज़्यादा नंबर में जोड़ने, घटाने, गुना करने और भाग करने में, मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न ये करने के लिए चाहिए था। तो उससे स्टार्ट होता है कंप्यूटर का डिस्कवरी। तो लार्ज नंबर काउंटिंग करने के लिए कई सब देशों में अलग अलग मतलब वो था न्यूमरेशन, जैसे कि बेबीलोनियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, ग्रीक सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, रोमन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो जो यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया गया है वो इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन है। तो ओरिजिन ऑफ कंप्यूटर में क्या ना, धीरे धीरे चीज़ें हुई हैं। जैसे कि सबसे पहले चाइना में डेवलप हुआ था एबेकस 3000 BC के आसपास। इसका एबेकस का मतलब होता है कैलकुलेटिंग बोर्ड। तो ये बेसिक एरिथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकता है। जैसे कि आपको बता देते हैं, ये जो है एबेकस है। इसमें क्या होता था कि ये इसमें काउंटिंग समझ लीजिए, ये 5 है, ये वाला जो होता था 10 होता था, एक बीट का वैल्यू, और ये होता था आपका नहीं ये 50 है, और ये है 500, ये है 5000, ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ते जाता था। ये है इसका वैल्यू 1, इसका सिंगल बीट का वैल्यू हो जाता है आपका 10, इसका सिंगल बीट का वैल्यू है 100। तो ये एबेकस जो है अभी भी चाइना में कुछ लोग यूज कर रहे हैं जो बूढ़े हो चुके हैं। तो इसको यूज करने का ये है, जैसे कि ये जो है ये इस साइड में होता था, और कैलकुलेट करने के लिए इसको स्लाइड करना है बीच में। जैसे आपको गिनती करना है तो इसको इधर स्लाइड कीजिए, फिर इसको इधर 1, इसको इधर स्लाइड करते जाना है, 2, 3, 4, 5, ये स्लाइड करके यहाँ बीच में आ जाएगा। अभी 5 से आगे बढ़ना है तो ये पाँचों को यहाँ जो हो रखा है उसको नीचे करना है, और एक 5 इधर जो था उसको यहाँ करना है, तो 5 हो गया। फिर एक ऊपर कीजिएगा तो यहाँ पे 5 और 1 6 हो जाता है। ऐसे ऐसे करके 7, ऐसे ऐसे जब ये पूरा फुल हो जाता है 10 और ये नीचे है, तो यहाँ से एक ऊपर कर दीजिए तो ये 10 काउंटिंग हो गया। फिर यहाँ से एक ऊपर कीजिए तो 11, 12, ऐसे ऐसे करके काउंटिंग चलता था। इससे मल्टीप्लाई भी कर लेते थे लोग। तो ये हो गया एबेकस जो चाइना में। उसके बाद नेक्स्ट डिस्कवरी आता है आपका, एक जॉन नेपियर थे, उन्होंने लॉग्स का भी डिस्कवरी किया था। उन्होंने बनाया था नेपियर्स बोन्स, ये बनाया है 1617 AD में। इसमें 11 रड होते थे,
जो बोर्ड पे लिखे रहता है, तो उसमें ना नंबर लिखा रहता था। इसका फ़ोटो है क्या, एक मिनट चेक कर लेता। हाँ, इस टाइप से होता था, इस टाइप के होते थे। इनका बेसिक ये था कि इस टाइप का बन जाता था ग्राफ। जैसे कि मान लीजिए 333 को मल्टीप्लाई करना है 4 5 6 से, तो ऐसे 3 ग्रिड बन जाएगा, और इसको ना ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड कर देना है हर ग्रिड को। ये सीख लीजिए आप लोग भी। तो इसको मल्टीप्लाई करना है, 4 × 3 12, तो 12 का 1 2 ऐसे लिखना है। 3 × 4 12, इसमें तो 12 ही हो गया। 3 × 5 15 15 15, ये ऐसे 3 × 5 3 × 5, और 3 × 6 18 18 18। अब क्या है, आपको ऐसे ऐसे जोड़ देना है। तो ऐसे जोड़ना है कि जैसे ये 8 हो गया, 5 6 8 14 14 का 4, और 1 जो है इसमें जुड़ जाएगा। 8 1 9 1 10 5 15 2 17 1 18 18 का 8 हासिल 1 1 1 2 5 7 1 8 2 10 1 11 11 का 1 और 1 जुड़ जाएगा इसमें, 1 1 2 2 2 4 1 5 और 1। तो ये आपका आंसर हो गया 151848। ऐसे ये जॉन नेपियर बोन्स काम करता था। नेक्स्ट आ जाता है आपका स्लाइड रूल। इंग्लिश मैथमेटिशियन थे एक ई गंटर, जिन्होंने ये बनाया था। वो भी, इसका फ़ोटो है क्या, एक मिनट, हाँ ये जो है, ये स्लाइड होता था। ये जो सेंटर वाला है ये इधर स्लाइड होगा, और फिर इधर भी स्लाइड होता था। इसमें मिला के ना ऊपर एक आता था वैल्यू, उसको ये एडिशन सब्ट्रैक्शन वही सब काम करने के लिए था। नेक्स्ट है आपका पास्कल कैलकुलेटर। जो ब्लेज पास्कल थे वो पहली बार कैलकुलेटर बनाए थे, फ्रेंच मैथमेटिशियन थे। ये सब मैकेनिकल कैलकुलेटर था। एक और था डिस्कवरी, एक गॉटफ्राइड लेबनीज थे, जो 17th सेंचुरी में मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडिंग मशीन बनाए थे अराउंड 1673 ईस्वी के आसपास। नेक्स्ट आ जाता है एक डिफरेंस इंजन। हालांकि ये फुली डेवलप नहीं हो पाया था। एक थे इंग्लिश मैथमेटिक्स प्रोफेसर चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज जो हैं 1820 में इस पे काम करना शुरू किए थे, और 10 साल बाद इसको छोड़ दिए थे दूसरा इंजन बनाने के लिए, जो कि है एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन जो है रियल प्रीडिसेसर है कंप्यूटर का, और ये जो है इसी के कारण इनको फादर ऑफ द कंप्यूटर बोला जाता है, चार्ल्स बेबेज को। तो एनालिटिकल इंजन जो है वो आपका जनरल पर्पस कंप्यूटेशन कर सकता है। उसमें एक मेमोरी भी हुआ करता था अलग से, और एक प्रोसेसर अलग से होता था। तो ये फंक्शन कर सकता था जैसे कंडीशनल ब्रांचिंग, लूपिंग, माइक्रो प्रोग्रामिंग, पैरेलल प्रोसेसिंग, लैचिंग एंड पोलिंग। इसका लॉजिकल स्ट्रक्चर सेम है जो अभी कंप्यूटर में यूज हो रहा है, इसलिए इनको फादर ऑफ द कंप्यूटर बोला जाता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल कैलकुलेटर। ये बिगनिंग ऑफ 19th सेंचुरी में ये सब डेवलप हुए हैं, मतलब मैकेनिकल कैलकुलेटर। ये सब टाइप के मैथमेटिकल कैलकुलेशन यूज कर सकते थे। तो 1960 तक ये मैकेनिकल वाला यूज होता रहा। फिर इसमें क्या होता था जो रोटेटिंग पार्ट था उसको मोटर से रिप्लेस कर दिया गया, तो उसको नाम हो गया इलेक्ट्रिकल कैलकुलेटर। उसके बाद मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर। नाइनटीन 1960 में जो है इलेक्ट्रॉन ट्यूब्स था वो यूज होता था कैलकुलेटर में, जो कि काफ़ी भारी हुआ करता था, जो बाद में ना मतलब ट्रांजिस्टर से रिप्लेस हो गया तो उसका साइज स्मॉल हो गया।
ये सारा मैथमेटिकल कंप्यूटर मतलब कर सकता था, जैसे कि लॉग, स्क्वायर रूट और कुछ बस इतना ही है। ऐसे ऐसे करके कंप्यूटर का डिस्कवरी हुआ है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग कंप्यूटर का जनरेशन में। पांच जनरेशन है इनके मेनली। सबको सबका डिफरेंट इसलिए किया गया है क्योंकि उनका साइज और लुक में ना डिफरेंस था, और कैपेबिलिटीज़ में, मतलब सब में अलग अलग स्विचिंग सर्किट यूज की हुआ है। तो पहला था फजन कंप्यूटर्स। इनका डेट आप लिख लीजिए 1940 से 1956, और एक और लिख लीजिए इसमें वैक्यूम ट्यूब्स यूज होते थे, जिसके कारण क्या है इनको बहुत ज़्यादा पावर चाहिए होता था। तो फर्स्ट जो है जनरल पर्पस प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो है वो उसका नाम था ENIAC, ENIAC इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये बिल्ट हुआ था जे प्रोपर इकार्ट एंड जॉन वी मॉकलिस के द्वारा। ये लोग बनाए थे यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में। ये जो ENIAC है वो 30 से 50 फीट लॉन्ग था, उसका वजन लगभग 30 टन के आसपास था, और 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स यूज होता था। 70,000 रजिस्टर, 10,000 कैपेसिटर, ये सब रिक्वायर्ड था, और इसको 150,000 वाट चाहिए इलेक्ट्रिसिटी का। तो ये बहुत ज़्यादा जगह घेरता था और हीट भी ज़्यादा इमिट करता था, जिसके कारण कंपलसरी आपको AC लगाना पड़ेगा तभी ये चलता था। और इसमें प्रोग्राम रन करने के लिए जो है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखा जाता था पहले, फिर उसको ट्रांसलेट किया जाता था असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज में मतलब कंपाइलर के द्वारा। फिर उस असेंबली लैंग्वेज को रीट्रांसलेट किया जाता था मशीन लैंग्वेज में एक असेंबलर के द्वारा। असेंबलर मतलब असेंबली लैंग्वेज कंपाइलर। फिर बाद में एक और जो है वॉन न्यूमैन डिज़ाइन किए थे एक और कंप्यूटर, जिसका नाम है EDVAC, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसमें क्या है, मेन डिफरेंस ये था कि मेमोरी अलग से दे दिए थे स्टोर करने के लिए प्रोग्राम और डाटा, जिसके कारण ये फास्ट हो गया था। फिर उसके बाद इकार्ट और मैकली जो ये बनाए थे ये ENIAC, वो उन्होंने बनाया एक यूनिवैक 1952 में, जो कि कमर्शियली फर्स्ट सक्सेसफुल कंप्यूटर था। तो आपका ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में आपका 3 एग्जाम्पल हो गया, ENIAC, IDVAC और यूनिवैक। यूनिवैक 1 जो था वो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में आता है। नेक्स्ट आपका हो जाता है सेकेंड जेन कंप्यूटर। सेकेंड जेन कंप्यूटर्स में क्या है कि ट्रांजिस्टर यूज होने लग गए थे वैक्यूम ट्यूब्स की जगह पे। इनका पीरियड लिख लीजिए 1956 से 1963। इसमें क्या यूज, ट्रांजिस्टर, डायोड, मैग्नेटिक कोर स्टोरेज, ये सब यूज होने लग गया था। ट्रांजिस्टर क्या है कि सेमीकंडक्टर है जो एम्पलीफाइज करता है सिग्नल को और ओपन और क्लोज करता है एक सर्किट को। तो ये क्या हो गया, मोर पावरफुल हो गया, फास्टर हो गया, स्मॉलर हो गया, लेस और एक्सपेंस भी लेस हो गया, और इसको इलेक्ट्रिसिटी भी कम चाहिए होता था, और ये हीट भी लेस इमिट करता था, कॉस्ट बहुत कम था इसको। अब पहली बार इसमें कॉन्सेप्ट आ गया था CPU का, मेमोरी का, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, इनपुट आउटपुट यूनिट डेवलप हुआ था, इस तरह से हुए थे। और इस समय हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कुछ नया इंट्रोड्यूस हुए थे, जैसे कि फोर्ट्रान, अल्गो, कोबोल। एग्जाम्पल बुक में कुछ दिया हुआ है ये सब सेकेंड जेन का, उसका लिख लीजिए अगर पूछा जाता है। PDP-8, IBM 1400 सीरीज, IBM 1620, 7090, CDC 3600। नेक्स्ट आ जाते हैं थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में।
इसमें बेसिकली क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट यूज होने लग गया था। आईसी समझ रहे होंगे आप लोग। इनका पीरियड है 1964 से 1970 में। आईसी को चिप्स भी बोला जाता है। इनका स्मॉल साइज है, लो कॉस्ट है, और मेमोरी बहुत बड़ा था, स्पीड बहुत ज़्यादा था, हाई लेवल लैंग्वेज यूज होने लग गया था। जैसे कि एक बेसिक है लैंग्वेज हाई लेवल, उसका फुल फॉर्म है बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। तो इनको मिनी कंप्यूटर्स भी बोला जाता था। थर्ड लेवल वाले जो आगे एग्जांपल आप ले लीजिए, NCR395B6500, IBM 360370। नेक्स्ट है आपका फोर्थ जेन कंप्यूटर। इसमें क्या है कि आईसी को थोड़ा सा और एडवांस किया गया और माइक्रो प्रोसेसर बनाए गए। ये जो अभी हम लोग यूज कर रहे हैं 1971 टू प्रेजेंट। इसमें क्या है ना कि एक ही पीसीबी पे बहुत ज़्यादा मतलब सर्किट को मतलब वो प्रिंट किया गया और एक ही सिंगल चिप पे सारा रहता है, इसलिए उसको माइक्रो प्रोसेसर बोला जाता है। सीपीयू पूरा सिंगल चिप पे है, इसलिए इसको माइक्रो कंप्यूटर्स भी बोलते हैं, फोर्थ जेन कंप्यूटर्स। 1971 में एक्चुअली पहली बार हुआ था, एक चिप बनी थी इंटेल की 4004, जिसमें ना सारा कंपोनेंट्स था एक ही चिप पे था, इसलिए ये फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर है। जो हम लोग अभी पीसी यूज करते हैं वो भी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर है। और इसी टाइम के आसपास ना कंप्यूटर का नेटवर्क भी डेवलप हुआ था। इसका एग्जांपल जैसे कि है Apple II, अल्टर 8800। अब एग्ज़ाम में शायद ये पूछा जा सकता है, ये जनरेशन वाइज एग्जांपल, तो इसलिए लिख दे रहा हूँ। नेक्स्ट आ जाता है फिफ्थ जेन। फिफ्थ जेन कुछ नहीं है, ये फोर्थ जेन ही है, बस एआई मॉडल है। मतलब जो एआई पे काम हो रहा है उससे रिलेटेड है ये फिफ्थ जेन कंप्यूटर। मतलब इस तरह से कंप्यूटर बनाया जा रहा है ताकि वो अपना काम कर सकते हैं। आजकल आप लोगों को एआई के बारे में पता ही होगा। जैसे कि बहुत सारा गेम्स बन गया है जिसमें आप उसको हरा नहीं सकते कंप्यूटर, जैसे चेस इंजन है, वो आदमी उसको हराना बहुत टफ है। जो कॉमन एआई लैंग्वेजेज हैं वो है LISP, लिस्प और प्रोलॉग, और कुछ है। स्पीड इनका बहुत हाई है और पैरेलल मल्टी प्रोसेसिंग ये लोग कर सकता है फिफ्थ जेन कंप्यूटर्स जो है। नेक्स्ट आ जाते हैं कंप्यूटर सिस्टम, मतलब कंप्यूटर के बारे में थोड़ा और कि क्या क्या है। तो कंप्यूटर सिस्टम में क्या है कि बहुत सारा डिवाइस है जो टुगेदर ऑपरेट करते हैं और उसको कंप्यूटर सिस्टम बनाते हैं। तो यही है, जैसे कि हाउ कंप्यूटर्स वर्क। तो ये कंप्यूटर वर्क्स ये है कि जैसे कि उसको आप इनपुट दीजिए, एक्सप्लेन कीजिए कि क्या करना है, जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो लिखा जाता है वो इसीलिए। जैसे कीबोर्ड से आप कीबोर्ड से कुछ इंस्ट्रक्शंस दे दिए और डिस्क में स्टोर हो गया, तो स्टोरेज भी चाहिए इसको। स्टोर हो जाने के बाद आप उसको कुछ भी कीजिएगा तो वो प्रोसेस करके इंस्ट्रक्शन के जैसा आप इंस्ट्रक्शन उस हिसाब से प्रोसेस करते। तो एक ब्लॉक डायग्राम है इसका कंप्यूटर का, वो आप लोग इसको देख लीजिए। जैसे कि आप प्रोग्राम एंड डाटा, ये जाएगा आपका इनपुट यूनिट में, फिर इनपुट यूनिट किसको जाएगा, स्टोरेज यूनिट। इधर बनाएंगे, और स्टोरेज यूनिट जो है आपका ये एक एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, ALU, उसमें जाएगा। वो ALU कनेक्टेड रहेगा आपका कंट्रोल यूनिट से, और इसको CPU बोलते हैं, दोनों को कंबाइन। और आपका इधर हो गया आपका आउटपुट, आउटपुट के बाद रिजल्ट आ जाएगा।
स्टोरेज ALU लेगा, ALU वापस स्टोरेज में देगा, कंट्रोल जो है ये ALU के थ्रू कंट्रोल करेगा। ये है बेसिक डायग्राम आपका कंप्यूटर कैसे काम करता है। प्रोसेसिंग इसमें होता है ये इस ALU में, और उसके बाद आउटपुट निकल जाता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ लेते हैं ऑपरेशनल यूनिट जैसे क्या है। ALU कंट्रोल यूनिट CPU। ALU में होता है प्रोसेसिंग ऑफ डाटा और इंस्ट्रक्शन, और इनपुट आउटपुट ये स्टोरेज को देता है, मतलब स्टोरेज से लेगा और देगा। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, मैनेजर है सब ऑपरेशंस का, और CPU जो है ये दोनों को कंबाइन कर दीजिएगा तो CPU है, और इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोला जाता है, और सारा ये इंस्ट्रक्शन को सीरीज में एग्जीक्यूट करवाता है ये जो प्रोग्राम लिखा गया है। नेक्स्ट है आपका सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट में जैसे बता देते हैं, जैसे बहुत सारा पार्ट होता है इसमें कंप्यूटर में, जैसे कि आपका पोर्ट्स एंड कनेक्टर्स होता है। जैसे पोर्ट्स एंड आजकल USB टाइप A टाइप C ये सब जो आ रहे हैं वो सब क्या है, कनेक्टर्स है। ये मदरबोर्ड में लगे होते हैं, जिससे मदरबोर्ड जो है किसी भी डिवाइस से, बाहरी डिवाइस जैसे पेन ड्राइव लग गया और भी कुछ लग गया तो उससे वो कम्युनिकेट कर पाता है। तो पहला चीज़ हो गया आपका पोर्ट्स एंड कनेक्टर्स। दूसरा चीज़ है पावर सप्लाई। पावर सप्लाई चाहिए होता है, जैसे SMPS लगा होता है PC में, और लैपटॉप में आपका अलग से चार्जर होता है और एक बैटरी होता है, उस पर काम करता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका मदरबोर्ड। मदरबोर्ड होता है मेन सर्किट बोर्ड, जो सारा डिवाइस को एक साथ कनेक्ट करके रखता है, तभी वो एक दूसरे से मतलब कम्युनिकेट कर पाते हैं। एक और चीज़ इसमें दिया गया है, एक वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। ये लगभग सेम है जो हम पीछे ब्लॉक डायग्राम में देखे हैं, फिर भी आप इसको देख लीजिए, ये लगभग सेम है आजकल जो भी कंप्यूटर यूज हो रहा है ना। तो इसमें क्या है कि मेमोरी है और कंट्रोल यूनिट है, इधर जा रहा है ये इसको ले रहा है, फिर इधर आपका आ गया ALU। ALU में आप इनपुट दीजिएगा, वहीं से आउटपुट लेना है, और ये सब आपस में कम्युनिकेट करेंगे। ये सब प्रोसेसर कहलाएंगे, और यही है ये वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर ये पूरा जो है। नेक्स्ट आ जाते हैं आपका क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स में। क्लासिफिकेशन बेसिकली किया जाता है साइज से, स्पीड, वेट कितना है, रिक्वायरमेंट क्या है, फंक्शन क्या है, कैपेसिटी क्या है। तो इनको परफॉर्मेंस जज करने के लिए आपको ये देखना होता है कि कितना डाटा स्टोर कर सकता है, स्पीड क्या है, जो बाहरी डिवाइस होते हैं पेरिफेरल डिवाइस वो कितने और किस टाइप के कनेक्ट हो सकते हैं इससे, फिर सॉफ्टवेयर इनका जो यूज़र के लिए अवेलेबल है वो कितना है और किस किस टाइप के हैं। तो इस टाइप से इनको क्लासीफाई किया गया है। तो उसमें आ जाता है पहले आपका माइक्रो कंप्यूटर, जिसमें माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है, जैसे कि PC यूज इसका है होम और ऑफिस में। नेक्स्ट आ जाता है मिनी कंप्यूटर, जो कि स्टैंड अलोन PC होता है, और इसको स्मॉल मेन फ्रेम कंप्यूटर भी बोलते हैं। इसको आप किसी भी तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं जैसा आपका यूज होता है, और ये फास्टर होता है माइक्रो कंप्यूटर से। नेक्स्ट आ जाता है आपका मीडियम साइज कंप्यूटर्स, ये मिनी कंप्यूटर से फास्ट होता है, एक्सपेंडेबिलिटी का भी ऑप्शन है इसमें। नेक्स्ट आ जाता है आपका लार्ज कंप्यूटर्स, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है, स्पीड भी बहुत ज़्यादा है, और इसमें मतलब लार्ज कंप्यूटर से क्या है ना, इनको मतलब आदमी को कम ऑपरेट करना है, ये खुद ही ऑटो में ज़्यादा कंट्रोल कर लेता है। तो इसका स्पीड जो है मेजर किया जाता है नैनो सेकेंड में, जबकि बाकी जो इससे छोटे कंप्यूटर है उनको माइक्रो सेकेंड में स्पीड को मेजर किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, जो कि बहुत बड़े होते हैं, इनको पैरेलल प्रोसेसिंग के लिए डिज़ाइन किया जाता है, और ये बिलियन ऑफ डाटा को ये एक्सेस कर सकते हैं, और मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड ये प्रोसेस कर सकते हैं। ये हॉस्पिटल में यूज होता है, जैसे एयरलाइन रिजर्वेशन कंपनी में बड़ा बड़ा
इंडस्ट्रीज में होता है। मतलब ये आम आदमी के लिए बहुत ज़्यादा महंगा है। नेक्स्ट आ जाता है आपका सुपर कंप्यूटर्स। सुपर कंप्यूटर सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है और सबसे ज़्यादा बड़ा भी है और फास्टेस्ट मशीन्स में इनको किया जाता है। अब ये सब यूज होता है जब बिलियन और ट्रिलियंस ऑफ कैलकुलेशन आपको चाहिए होता है, जैसे न्यूक्लियर वेपन, एक्यूरेट वेदर आपको चाहिए, मॉलिकुलर मॉडलिंग, क्लाइमेट रिसर्च, क्वांटम फिजिक्स, इस टाइप का। तो इंडिया का जो सबसे बड़ा कंप्यूटर है वो है परम, जो कि इंडिया का जो CDAC है उसने डेवलप किया है। CDAC का फुल फॉर्म हो जाता है आपको सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ये आपका स्पीड इसका है 1 ट्रिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। अभी जो सबसे दुनिया में सबसे नंबर 1 पे जो सुपर कंप्यूटर है वो USA में है, उसका नाम है फ्रंटियर। मतलब अभी आज का डेट में मान लीजिए, बाद में तो कोई और हो जाएगा। ये इसका लोकेशन है आपका ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी, और आपका इसका पावर कंजप्शन है 22,703 किलोवाट। सोच लीजिए कितना बड़ा है। इसमें कोर लगा हुआ है 8699904। नेक्स्ट इसके पहले सेकेंड नंबर पे है फुगाकू। फुगाकू जो है वो जापान में है, और ये बीच में एक नंबर पे था 20 से 21 में, फिर बाद में फ्रंटियर आ गया तो ये नंबर 1 पे हो गया था। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देख लेते हैं टेक्नोलॉजी के आधार पे। टेक्नोलॉजी क्या होता है ना, 2 टेक्नोलॉजी, एनालॉग और 3 टेक्नोलॉजी, सॉरी, एनालॉग और डिजिटल और एक हाइब्रिड। एनालॉग जो है मतलब वो लगभग अप्रोक्स रिजल्ट देता है, और वैल्यू इसमें इन्फिनाइट नंबर हो सकते हैं। मतलब ये डील करता है उस क्वांटिटी को जो कंटिन्यूसली वेरिएबल है। डिजिटल जो होते हैं वो स्पेशलाइज करते हैं काउंटिंग में, जैसे 0 और 1 में ही ये काम करता है, और ये इसका यूज होता है जहाँ एक्यूरेसी चाहिए, और बिजनेस डाटा प्रोसेसिंग है। इसका एडवांटेज है फ्लेक्सिबल प्रोसेसिंग, इसका इजी डिज़ाइन है, सिंपल ऑपरेशन है, इजी डाटा स्टोरेज है, नॉइज कम होता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका हाइब्रिड। ये क्या करता है, कंबाइन करता है मेजरिंग कैपेबिलिटी ऑफ एनालॉग कंप्यूटर और लॉजिकल एंड कंट्रोल कैपेबिलिटी ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। ये स्पेशल टाइप ऑफ प्रॉब्लम में यूज होता है, जैसे साइंस में और इंजीनियरिंग में। तो कुछ जान लेते हैं आपको IC के बारे में। इंटीग्रेटेड सर्किट, ये सेमीकंडक्टर डिवाइस होते हैं जिसमें सेवरल ट्रांजिस्टर जो है एक ही फिजिकल कंपोनेंट पे सर्किट बना के बिल्ट होता है। अब जो बड़ा बड़ा सर्किट हो रहा है आजकल, जो PCB बन रहा है, उसमें 1000 मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर, डायोड, रजिस्टर ये सब लगे हुए होते हैं, और आजकल इनका यूज भी बढ़ रहा है। IC का तो यूज जानते ही हैं, अभी कार, TV, फ़ोन सब में यूज हो रहा है। इसका फ़ायदा ये है कि लोअर कॉस्ट है, हाई रिलायबिलिटी है, स्पेस जो रिक्वायर्ड है वो कम होता है। अब इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में आ जाते हैं, कुछ इसके बारे में जान लेते हैं। तो 2-3 चीज़ें हैं। ट्रांजिस्टर का यूज ये है कि वो स्विच की तरह काम करता है, जब ऑफ होगा ऑन होगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका रजिस्टर जो है इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को कंट्रोल करता है, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कहीं पे आपको कम सप्लाई चाहिए कहीं। और एक कैपेसिटर होता है जो कलेक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, और एक ही बर्स्ट में इसको रिलीज कर देता है। तो ये 3 चीज़ें हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, इनको आपको पढ़ना। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम में। ऑपरेटिंग सिस्टम तो अभी आप लोगों को पता ही होगा, जैसे विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम iOS है, और लाइनक्स का बहुत सारा ऑपरेटिंग सिस्टम है 1, 2 और ये। और मोबाइल में भी जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉयड। एंड्रॉयड से पहले जो नोकिया मोबाइल चलता था उसमें सिम्बियन होता था, और अभी एप्पल वाले मोबाइल में आपका iOS है, मतलब वो आई ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये एक इंटरफेस है, मतलब यूजर ऑफ कंप्यूटर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर के में। ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इंस्टॉल होता है सेकेंडरी मेमोरी में, सम पार्ट्स इसका रोम में रहता है और सम रिजाइड्स इन रैम, और ये बहुत ज़रूरी है, तभी आप कंप्यूटर चला सकते हैं अभी के समय में। नेक्स्ट आ जाते हैं आपका इसका यूज क्या है।
मतलब आजकल कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, हालांकि ये बताने का कोई ज़रूरत है नहीं, सबको पता ही है, फिर भी आप जान लीजिए। जैसे बैंकिंग में यूज हो रहा है, पूरा बैंकिंग सेंट्रलाइज हो गया है आजकल कंप्यूटर के द्वारा, कहीं से कहीं भी कुछ भी आप कर सकते हैं। ट्रैफिक लाइट कंट्रोल में यूज होता है। स्पोर्ट्स में यूज हो रहा है, आजकल ऑनलाइन गेम्स भी बन रहे हैं, उसमें स्पोर्ट्स में यूज हो रहा है। जैसे अभी करंट जान लीजिए, जैसे क्रिकेट में हो रहा है, बैट में चिप लगा दिया जाता है तो वो पता चल जाता है कि बैट्समैन किस तरीके से खेल रहा है, तो इस लेवल का भी कंप्यूटर का यूज हो गया। स्कूल और कॉलेजेज में हो रहा है इनका डाटा इंटीग्रेशन के लिए, कि एक ही जगह स्टूडेंट का सारा डाटा रहता है कि फीस दिया है कि नहीं उसने, ये सब टाइप का डाटा। नेक्स्ट आपका आ जाता है लर्निंग और इंस्ट्रक्शन में यूज हो रहा है। जैसे कि लर्निंग मतलब ऑनलाइन क्लासेज में हो रहा है, टीचर भी पढ़ा पा रहे हैं, स्टूडेंट भी पढ़ पा रहे हैं। एजुकेशनल रिसर्च में यूज होता है। इंटरटेनमेंट में यूज हो रहा है, गेम खेलिए, म्यूजिक देखिए, वीडियोज़ देखिए, मूवीज़ देखिए। एग्रीकल्चर में भी इसका यूज है, जैसे कि इधर उधर का प्राइसेज पता चल जाता है, लेटेस्ट फार्मिंग टेक्निक से आप अवगत हो सकते हैं। वेदर कंडीशन पता चल जाता है, क्रॉप्स का वो टेस्ट हो जाता है। और नया नया मशीन जो डेवलप किया जा रहा है वो भी कंप्यूटर के हेल्प से किया जा रहा है। नेक्स्ट आ जाता है आपका हेल्थ केयर मैनेजमेंट। हेल्थ केयर मैनेजमेंट और हॉस्पिटल में उनको यूज हो रहा है। जैसे कि जो हॉस्पिटल का मैनेजमेंट होता है वहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्क पर आता है। और उसके बाद मेडिकल डायग्नोसिस और सर्जरी में भी हो रहा है इसका। नेक्स्ट यूज ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट में भी चल रहा है, जैसे रेल और ट्रांसपोर्ट। वेदर फोरकास्टिंग में यूज है, इंडस्ट्रीज में यूज है। तो बहुत सारा एप्लीकेशन है, बाकी ये आपको पता ही है। नेक्स्ट आ जाता है आपका लिमिटेशंस ऑफ ए कंप्यूटर। लिमिटेशंस क्या है कि अब पहला लिमिटेशन समझिए कि काम तो बहुत तेज करता है, लेकिन वो काम करने के लिए हम ही लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं। जैसे प्रोग्रामिंग किया जाता है तो हम बताते हैं कि भाई तुमको ए और बी में जो वैल्यू मिलेगा उसको जोड़ना है, तो उसको पहले से हम ही बना के बताते हैं। तो मतलब बिना प्रोग्राम के कंप्यूटर कुछ नहीं, उसका खुद का कोई इंटेलिजेंस नहीं, खुद का कोई इंटेलिजेंस नहीं है, कुछ नहीं कर सकता है। नेक्स्ट वो सेल्फ केयर नहीं कर सकता है, मतलब कि वो जैसे कि आप लैपटॉप चला रहे हैं, लैपटॉप में जैसे कुछ प्रॉब्लम हो गया वो सही नहीं कर पाएगा अपने आप ही जनरली। और जैसे कि चार्ज ख़त्म हो गया तो अपने आप तो चार्ज करेगा नहीं। तो ये सब टाइप की चीज़ें हैं। जैसे इमोशनलेस है, इमोशन मतलब उसमें कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट है थिंकिंग, मतलब जो एआई भी है, जो आजकल थिंक करके लोगों को लगता है कि वो सोच रहा है, सोचता कुछ नहीं है। वो भी हम लोग इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम किए हैं कि ऐसे ऐसे तुम यहाँ से डाटा निकालो और ऐसे ऐसे प्रेजेंट करो, तो ऐसे लगता है लोगों को कि वो थिंक कर रहा है, तो ऐसा है। और नेक्स्ट एक और है, जैसे रिट्रीवल ऑफ मेमोरी। जैसे हमें 10 बुक दिया जाए कुछ खोजने के लिए कहा जाए, तो हम सीधे हो सकते हैं कि हमें लगा कि 10वां बुक से ही खोजना शुरू कर दें कि उसमें मिलने के चांस है। लेकिन कंप्यूटर ऐसे नहीं करता है। कंप्यूटर ऐसा करता है, उसका जैसे सेट इंस्ट्रक्शन अगर दिया गया है कि अगर कोई डाटा खोजना है और 1 से स्टार्ट करना है तो 1 से ही स्टार्ट करेगा, वो अपना 10 से नहीं स्टार्ट करेगा। तो यही है लिमिटेशन, बाकी इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं ये फर्स्ट चैप्टर में। बाकी नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं हम लोग कि और क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि अभी तो बहुत सारा चैप्टर बाकी है इस सब्जेक्ट में। तो इस चैप्टर में इतना ही है। जनरली आप इसमें मुझे लग रहा है कि ये सब तो आप क्वेश्चन लिख ही सकते हैं। इसमें जनरेशन वाला आप देख लीजिएगा, जो फर्स्ट जनरेशन से 5th जनरेशन तक है ना, उसका डेट और उसका एग्जाम्पल याद कर लीजिए एग्ज़ाम में, उसका बहुत ज़रूरी होगा। बाकी सब तो सही है। बाकी कोई डाउट